So, hello, my dear aspirants. Today I am present by bringing the weekly current affairs from 6 April to 13 April 2025 का सुपर कलेक्शन जो देता है आपको सिलेक्शन। अगर आपने आर के सिंपल क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। आज मैं आपको पूरे वीक का निचोड़ लेकर के आया हूं जो वनडे से लेकर सिविल एग्जाम्स तक के लिए आपको यूजफुल होगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा और एक गाइड भी करेगा ये कि ऐसे ही हमको पढ़ना चाहिए और हमारे जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट, नो वेस्टिंग ऑफ टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कंट्री होस्टेड 6th बिम्स्टेक समिट रिसेंटली? किसने अभी 6th बिम्स्टेक समिट को होस्ट किया? यूके, थाईलैंड, कजाकिस्तान, फिलीपींस। तो राइट आंसर इसका है थाईलैंड। थाईलैंड के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अभी इसने 6th बिम्स्टेक 2025 होस्ट किया और जहां हमारे मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया, तो याद रखिएगा इसको। और 2025 की थीम क्या रही बिम्स्टेक की? प्रॉस्परस, रेसिलिएंट एंड ओपन। याद रखिए, प्रॉस्परस, रेसिलिएंट एंड ओपन। और वहां की प्रधानमंत्री थाईलैंड की है पाइतोंगतान सिनवात्रा। पाइतोंगतान सिनवात्रा सबसे कम उम्र की और देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। और थाईलैंड एक बुद्धिस्ट कंट्री है और इसका निक नेम है लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट एलिफेंट्स पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए इसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। ये होते तो रेयर एलिफेंट्स हैं बट यहाँ पर पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और ये सफ़ेद हाथी धन, सौभाग्य, शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। इनका थाईलैंड का नेशनल सिंबल भी व्हाइट एलिफेंट है। और द इम्ब्लेम ऑफ द रॉयल थाई नेवी इज व्हाइट एलिफेंट। वहां की जो नेवी के इम्ब्लेम है, प्रतीक है, वो भी व्हाइट एलिफेंट है। और व्हाइट एलिफेंट का जो साइंटिफिक नेम है एलिफेस मैक्सिमस होता है और निक नेम इसको अल्बिनो एलिफेंट कहा जाता है। अल्बिनो एलिफेंट, इसको भी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये हमारा जलीय पड़ोसी है थाईलैंड, और बॉर्डर तो नहीं शेयर करता है लेकिन जल से हमारे साथ शेयर करता है, तो इसको आप जानते हैं। इसकी राजधानी बैंकॉक है जहां पर अभी ये 6th मीटिंग हुई थी। इसके बाद इसमें एक कंट्री है यूके। यूके तो इंग्लैंड, ब्रिटेन, वही जिसकी राजधानी लंदन है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। और उसके बाद इसमें एक देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान अभी न्यूज में रहा है क्योंकि यहाँ पर इसने अपने कजाकिस्तान हैज फाउंड इट्स लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स इन कारागैंडा रीजन। कारागैंडा रीजन में इसका सबसे बड़ा रेयर अर्थ एलिमेंट से इसने पाया है। तो इसके बारे में आप जानते रहिए कि कजाकिस्तान डिस्कवर्ड इट्स लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स इन सेंट्रल कजाक्स कारागैंडा रीजन। अब जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं ये क्या हैं? तो ये सेट ऑफ 17 एलिमेंट्स इंक्लूडिंग 15 लेंथ नाइट्स +2 स्कैंडियम एंड एट्रियम। इसमें 15 लेंथ नाइट्स हैं और 2 होते हैं स्कैंडियन और एट्रियम। इन्हीं को रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। जानते रहिए 17 इनकी संख्या है। उसके बाद है फिलीपींस। फिलीपींस क्यों न्यूज में रहा है? फिलीपींस में एक माउंट कैनालोन है, ये मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है इन फिलीपींस में। ये अभी वहां पर इरेप्शन हुआ है। वोल्केनो माने होता है ज्वालामुखी, और इट इज द पार्ट ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो फिलीपींस का भी एरिया आता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, माने रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर का वह क्षेत्र घोड़े के नाल के आकार का जहां दुनिया में 90% वोल्केनो एंड अर्थक्वेक्स आते हैं। उस एरिया को हम लोग कहते हैं रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर में है। इसको भी रिमेंबर रखिएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं हम लोग। हु इनॉग्रेटेड पंबन ब्रिज रिसेंटली? अभी किसने इनॉग्रेट किया? तो मोदी जी, एम.ए. बेबी, जस्टिस जगदीश डल्लेवाल, मनोज कुमार। इसका राइट आंसर है मोदी जी। मोदी जी ने अभी किया है। कहाँ किया? तमिलनाडु में। और ये तमिलनाडु को भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा सी वर्टिकल लिफ्ट है। तो पहले ये समझिए सी वर्टिकल लिफ्ट होता क्या है। देखिए, वर्टिकल लिफ्ट होता है जो एक प्रकार का मूवेबल ब्रिज हो, मतलब वो खुल जाए, बंद हो जाए,
ठीक है। व्हिच स्पैन राइजेस वर्टिकली वाइल रिमेनिंग पैरेलल विद डेक, जिस पर से जब शिप जाते हैं तो खुल जाता है और ट्रेन को जाना होता है तो वो जुड़ जाता है। तो ये वर्टिकल होते हैं, इसे खड़ा हो जाता है वर्टिकली वो। पंबन ब्रिज ये किसको जोड़ेगा? इट विल कनेक्ट रामेश्वरम टू मेनलैंड इंडिया। और इसी का इनॉग्रेशन किया मोदी जी ने कब किया? रामनवमी के शुभ अवसर, जब यहाँ पर अयोध्या में श्री राम जी को सूर्य तिलक किया जा रहा था सूर्य के द्वारा, तो वहाँ वो पंबन ब्रिज, इसी को हम लोग पुराने जमाने में राम सेतु कहते थे, नल सेतु कहते थे। इसी के रास्ते से भगवान राम जी श्रीलंका गए थे और पंबन ब्रिज का उन्होंने इनॉग्रेट किया। इसको भी आप रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट है। और नंबर 2 पर इसमें है, देखो भाई, एम.ए. बेबी। एम.ए. बेबी के बारे में जान लीजिए। माकपा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नया महासचिव बने हैं एम.ए. बेबी। जगदीश सिंह डल्लेवाल ये किसान नेता है जो 130 दिन के बाद आमरण अनशन समाप्त कर दिया है। किसान एमएसपी पर कानूनी गारंटी को लेकर हड़ताल पर हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि जो एमएसपी माने मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, फसलों के लिए दी जाती है, उसको एक कानून बना दिया जाए। और लास्ट में है मनोज कुमार, जानते हैं, मशहूर फिल्मी सितारा, अपने ज़माने के सुपर डुपर हीरो, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके बारे में है। इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, एक हिंदू पंजाबी परिवार में मनोज कुमार जी का, और मृत्यु मुंबई में हुई है। 3 नाम इनके मिलते हैं। रियल नाम था हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी, और फिल्मी नाम था इनका मनोज कुमार, दिलीप कुमार से प्रभावित होकर के रखा था। और निक नेम इनको था भारत कुमार, क्योंकि ये देशभक्ति फिल्में बहुत बनाया करते थे। इन्होंने जब शहीद भगत सिंह फिल्म बनाया था तो भगत सिंह की माँ को बुलाया था, और इनकी भगत सिंह की माँ ने कहा था कि बेटा तुम मेरे बेटे भगत सिंह जैसे हो। इसी फिल्म को देखकर हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि मेरे जय जवान जय किसान नारे पर एक मूवी बनाइए, और उन्होंने उपकार फिल्म बनाई थी। दिल्ली से गाड़ी में बैठे और जब मुंबई में उतरे तब तक उपकार की कहानी वो पूरी ट्रेन में लिख चुके थे और उपकार मूवी बनाई थी। इसके अलावा फिल्मों में पूरा भारत की तस्वीर इनके होती थी। इतनी देशभक्ति, इतनी अच्छी बातें, इतना ज़्यादा दिखाते थे कि इनको नाम ही भरत कुमार पड़ गया। इनके कुछ फिल्मों के गाने देखिए कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती ओ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। और दूसरी फिल्म के देखिए, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार करी लो घड़ी दो घड़ी। और एक इनके गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, गुमनाम है। और इन्हीं की फिल्म का एक मशहूर गाना, कैशी में वादे प्यार वफा शबे, बातें हैं बातों का क्या, कोई नहीं है किसी का जग में, नाते हैं नातों का क्या। तो ऐसे मशहूर गीतों से और देशभक्ति से भरी होती थी इनकी फिल्में, और इसीलिए इनको भरत कुमार नाम मिला। ठीक है, ये थे इनके मनोज कुमार की जी के बारे में। याद अगर आए कुछ इनसे तो रिलेटेड जानते रहिएगा। बहुत मशहूर फिल्में उन्होंने बनाई है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली विजिटेड पुर्तगाल एंड स्लोवाकिया। किसने अभी विजिट किया भाई पुर्तगाल और स्लोवाकिया में? प्रेसिडेंट सुदर्शन पटनायक, ओम बिरला, नीलम घुनघुना। इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट जो 15वीं राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी। इन दोनों यूरोपियन देशों की उन्होंने यात्रा किया है। पुर्तगाल, भारत और पुर्तगाल अपनी 50वीं संबंधों की वर्षगांठ भी मना रहे हैं। 50वीं 50 ईयर्स ऑफ इंडिया पुर्तगाल टाइज। और पुर्तगाल की राजधानी आप जानते हैं लिस्बन है। और पुर्तगाल हमारे यहाँ सबसे पहले यूरोपीय थे जो आए थे, आपको पता होना चाहिए। वास्को डी गामा भी यहीं से था।
जो पहली बार आए थे और सबसे लास्ट में ये गए, सबसे लास्ट में जाते हैं और सबसे पहले ये आते हैं, तो वहीं गई थी और वहां पर इनको सिटी की ऑफ ऑनर का अवार्ड भी दिया गया और पुर्तगाल में। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से जानते रहिएगा। इसकी राजधानी क्या है? लिस्बन। ठीक है, अटलांटिक महासागर को टच करता है ये। उसके बाद है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया सेंट्रल एशिया में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और जिसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा। करेंसी वहां की यूरो है और यूरोप कंटिनेंट में आता है। मैंने ऑफिशियल लैंग्वेज स्लोवाक है। 1 जनवरी 1993 को चेकोस्लोवाकिया से अलग होकर के स्लोवाकिया बना था। इसको भी रिमेंबर रखें। इन दोनों कंट्रीज की अभी विजिट किया है हमारे यहाँ की कौन? प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। दूसरा नाम है सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक पहले भारतीय हैं जिनको फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर्स अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा, ये सैंड आर्ट एंड कल्चर में दिया जाता है। सैंड आर्ट एंड कल्चर में दिया जाने वाला एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, तो इसको दिया गया सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक उड़ीसा के पूरी बीच पर एक से एक सैंड कृतियां बनाते हैं, सैंड आर्ट बनाते रहते हैं, सैंड स्कल्पचर्स हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सुदर्शन पटनायक को। ओम बिरला जी ने, जो लोकसभा स्पीकर हैं, उन्होंने अटेंडेड 150th इंटर आईपीयू इन्होंने ज्वाइन किया है भाई। तो कौन सा इसने किया? इन्होंने किया है आईपीयू। ठीक है, हाँ, तो 150वां माने 150th आईपीयू इन्होंने ज्वाइन। आईपीयू का मतलब इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है। और कहां पर यह हुआ? तो इसका अभी ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इसका आयोजन किया गया, तो वहां इन्होंने ज्वाइन किया इसको। ठीक है, इसको भी अच्छे से जानते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है नीलम धुनगुड़ा। नीलम धुनगुड़ा जो है ये रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एक्टिंग गवर्नर ऑफ नेपाल राष्ट्र बैंक। नेपाल राष्ट्र बैंक की ये एक्टिंग गवर्नर नियुक्त की गई है, नीलम धुनगुड़ा। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी न्यू गेम्स आर बीइंग इंक्लूडेड इन ओलंपिक 2028? तभी कब कितने नए गेम्स शामिल किए जा रहे हैं? तो आंसर में है 5, 6, 7, 8। तो राइट आंसर है 5। 5 नए गेम 2028 के जो ओलंपिक होगा, अभी 2024 में पेरिस में हुआ फ्रांस में, उसमें 5 नए गेमों के बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वाश और क्रिकेट। यही 5 बॉल हैं, 5 न्यू गेम्स हैं जो मैंने खेले जाएंगे पहली बार इसमें। 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा, 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, 2036 में भारत प्रयास कर रहा है, देखिए। और 2024 में पेरिस में हुआ था, 2020 में माने टोक्यो में हुआ था ओलंपिक। अभी भारत में नहीं हुआ है, जानते रहिएगा। तो और 128 साल बाद यानी 1900 में पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट फ्रांस और इंग्लैंड के बीच पहली बार खेला गया था और 128 साल बाद क्रिकेट इसमें खेलेगा। 6 टीमें होंगी, 6 पुरुष की होंगी, 6 महिलाओं की होंगी, जो स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक के लिए खेलेंगे। ये पहली बार होगा एक तरह से, दूसरी बार कि क्रिकेट को फिर से शामिल किया जा रहा है ओलंपिक में। ठीक है, जो सबसे बड़ा खेलों का महाकुंभ कहलाता है। इसको जब पैदाइश कहाँ हुई थी, मतलब इसका जन्म कहाँ हुआ था ओलंपिक का, तो आप जानते रहिए कि ग्रीस में हुआ था, एथेंस में। 1896 में भी पियरे डी कुपर्टिन, जो आधुनिक ओलंपिक के जनक माने जाते हैं, उन्होंने इसका आयोजन वहीं पर किया था और हर 4 साल बाद इसका किया जाता था। 1896 के बाद 1900 में हुआ था, जिसमें पहली बार क्रिकेट खेला गया था। उसके बाद से अब नहीं खेला जा रहा। 2028 में 128 साल बाद ये पुनः खेला जाएगा, तो इसको आप याद रखिएगा, वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट। और क्रिकेट का फॉर्मेट होगा 2020 फॉर्मेट में खेला जाएगा, याद रखिएगा, 2020 फॉर्मेट में ओलंपिक 2028 में लॉस एंजल्स में खेला जाएगा। नेक्स्ट है इसमें भाई, अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा डिड गेट एनलाइटनमेंट? लॉर्ड बुद्धा ने कहां पर भाई एनलाइटनमेंट लिया है, कहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, पहला है, ए में है लुम्बिनी, बी में है गया, सी में है सारनाथ और डी में है कुशीनगर। तो चारों स्थान इनके चारों बहुत ही सैक्रेड हॉली प्लेसेस हैं बुद्धिस्ट के लिए, और चारों के बारे में आपको अच्छे से बताता हूं। इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी, वो हुई थी कहां पर भाई? गया में। गया से 2-3 रिलेटेड बातें भी बता रहा हूं। लुम्बिनी जो नेपाल में है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा।
गया में ज्ञान मिला था, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, यानी बुद्ध धर्म की स्टार्टिंग सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से की थी, और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा, ये चारों स्थान बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, अब थोड़ा सा गया में, अभी मोदी जी हमारे गए थे, जब वहां पर 6th बिम्स्टेक मीटिंग की, तो उसके बाद वो श्रीलंका गए थे। श्रीलंका में अनुराधापुर गए थे। अनुराधापुर में वहां पर उस महान बोधि वृक्ष का दर्शन किया जो अशोक की पुत्री संघमित्रा ले गई थी। माने अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। ठीक है, कलिंग वार के बाद वो एकदम वार से एकदम उन्होंने हेट करना शुरू कर दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसी के प्रचार में फिर वो लग गए। तो वहां वो वृक्ष को, जो वहां वृक्ष था, उन्होंने कहा ये दुनिया का सबसे प्राचीन वृक्ष है। अब देखिए उसकी कहानी क्या है। तो वो सबसे पहले वृक्ष वही था गया में, जो है जिसको महाबोधि वृक्ष कहते, पीपल का वो वृक्ष जिसके नीचे किसको मिला था, बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बुद्ध जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसके बाद कहते तब से ये वृक्ष कई बार उजड़ा, कई बार नष्ट किया गया। अब इसकी कहानी, जैसे पहली बार इसकी अशोक की एक रानी थी तिस्सरक्षिता ने इसको चोरी से कटवा दिया अशोक के बिना बताए, लेकिन ये वृक्ष फिर जड़ से उग गया और एक विशाल वृक्ष बन गया। उसके बाद बताते हैं कि बंगाल के शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को समूल नष्ट करके उसमें आग लगवा दी, लेकिन फिर भी इसकी जड़ें बाकी रही और ये फिर उग गया। लेकिन 1876 में भारी प्राकृतिक आपदा आई, इसमें पूरा वृक्ष नष्ट हो गया। बौद्ध लोग बड़े निराश हुए। तब उस समय 1880 में अलेक्जेंडर कनिंघम, जो हमारे यहाँ भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने उस अनुराधापुरम से, जिस अनुराधापुरम, इसी महाबोधि वृक्ष से अशोक ने टहनियां दिया था अपने पुत्री संघमित्रा को, इसके मूल वृक्ष से, कि ले जाके वहां पेड़ लगा देना। तो उन्होंने, अब ये वृक्ष तो गया वाला नष्ट हो गया, तो वहां से उन्होंने टहनियां मंगा के इसको लगा दिया, जो आज महाबोधि वृक्ष गया बिहार में है। ये चौथी पीढ़ी का वृक्ष है। और साल 2007 में DNA टेस्ट में साबित किया गया कि बोधि वृक्ष की हकीकत, और इस तरह आज जो बोधि वृक्ष है गया में, वो अपनी पीढ़ी का चौथा वृक्ष है, और यह उसी मूल वृक्ष का रूप है जिसके नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। यानी अब जो शाखा है वो अनुराधापुरम, तो अनुराधापुरम वाला विश्व का सबसे पुराना वृक्ष हो गया है। इसको आप याद रखिएगा। और एक यहाँ पर गया में एक और भी बात, जैसे गया में महाबोधि टेम्पल है, तो वो टेम्पल में हमारे हिंदू धर्म के लोग सबसे ज्यादा ही जाते हैं। वहां पर अपने पूर्वजों को वो पिंडदान करते हैं और मोक्ष की, मतलब उनकी कामना करते हैं, उनको जन्म मरण के बंधन से मुक्त करते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं, कई सालों से वो कह रहे हैं कि BTA माने होता बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट 1949 को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि इसी एक्ट से वहां का मैनेजमेंट जो है महाबोधि टेम्पल का, हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों लोग करते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई दुनिया में ऐसा नियम नहीं है कि किसी धर्म का, जैसे गया बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हिंदू लोग हमारी मंदिर को क्यों कंट्रोल कर रहे हैं या ये सब क्यों लेते हैं। तो ये आप जानते रहिएगा, BTA एक्ट का विरोध कर रहे हैं कि इसमें से हिंदुओं लोगों को निकाल के ये मंदिर हमको दे दी जाए, पूरी तरह से हम लोगों के अंडर में आ जाए। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उनका मतलब है कि ये पूरा का पूरा महाबोधि टेम्पल हमारे लिए है, बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, इसमें हिंदुओं को मैनेजमेंट में न रखा जाए, हमको ये पूरा दिया जाए। अगला क्वेश्चन है भाई, हाउ मेनी एम राफेल जेट्स आर बीइंग प्रोक्योर्ड बाय इंडिया। इंडिया कितने एम राफेल्स खरीद रहा है, तो आप जानते हैं मैरीन राफेल खरीद रहे हैं हम लोग, तो कितने 26। इसका आंसर 26, 36, 40, 50। तो इसका राइट आंसर 26 अभी हम खरीद रहे हैं नेवी के लिए, 36 हमने खरीदा था एयरफोर्स के लिए, और 26 खरीद रहे हैं। डील किसके बीच में, भारत और फ्रांस सरकार के बीच में। कितने की कॉस्ट है, 63,000 करोड़ की। और 2016 में जो हमने 36 खरीदे थे एयरफोर्स के लिए राफेल एयरक्राफ्ट, उनकी कीमत थी 59,000 करोड़। इसको आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों, ये 13 INS विक्रमादित्य पर
और आईएनएस विक्रांत पर डिप्लॉय किए जाएंगे, मतलब ये ऑपरेट किए जाएंगे वहां पर। एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे यहाँ भारत में दो ही है, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत। और किसको हटाए जाएंगे? रशियन मिग 29 के फ्लीट को हटा करके ये एम राफेल जेट्स वहां पर फाइटर जेट्स जो है वो लगाए जाएंगे। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानते रहिए, व्हाट इज द न्यू रेपो रेट सेट बाय आरबीआई? आरबीआई जानते हो मॉनेटरी पॉलिसी निकालती है, उसमें अभी नया रेपो रेट क्या फिक्स किया है? 6%, 6.5%, 5.75%, 6.25%। इसका राइट आंसर है 6%। अभी कर दिया, 6.25 था, उसको कट करके उसने कितना कर दिया है? इसमें 6.5% जो है आरबीआई जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है फॉर इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। जो 6.7 थी अब उसने कहा कम कर दिया, कहा कि नहीं, भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी? 6.5 यानी 6.5%। और 5.75% ये एसडीएफ उसने घोषित किया है, और 6.25% उसने एमएसएफ घोषित किया है, और सीपीआई इन्फ्लेशन उसने बताया 4.0%। ये जानते रहे आरबीआई जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसका मुख्यालय कहां पर है भाई? मुंबई में है। आरबीआई को जब ग्रोथ बढ़ाना होता है, विकास, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बढ़ानी होती है, तो रेपो रेट को कम कर देता है, यानी बैंकों को ज्यादा पैसा मिलता है, बैंक ज्यादा लोन देते हैं, पब्लिक के हाथ में ज्यादा पैसा आ जाता है, ग्रोथ बढ़ जाता है। तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए आरबीआई हमेशा रेपो रेट को कम करता है, लेकिन जब उसको महंगाई कंट्रोल करना होता है तो रेपो रेट को बढ़ा देता है, पैसा खींच लेता है मार्केट से, बैंकों से, फिर बैंक विवश हो जाते हैं। यही आप समझिएगा रेपो रेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज वर्ड्स होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड? कब मनाया जाता है भाई होम्योपैथी डे? 10 अप्रैल, 7 अप्रैल, 6 अप्रैल, 5 अप्रैल। तो राइट आंसर है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को ही मनाया जाता है, मीठी गोली जो खाते हैं आप होम्योपैथी की, ठीक है। तो मीठी गोली 10 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। हैनीमैन जो इसके जनक माने जाते हैं, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, होम्योपैथी के, उनकी याद में मनाया जाता है। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। तो आप इसको जानते हैं, अब की बात 2025 की थीम है हेल्थी स्टार्ट, हेल्दी स्टार्ट होपफुल फ्यूचर, हेल्दी स्टार्ट होपफुल फ्यूचर। और 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाया जाता है। और इस बार की थीम है लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड, लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड। और 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि बाबू जगजीवन राम की जयंती होती है, और जो भारत के फ्रीडम फाइटर भी रहे थे, और 50 साल तक वो एमपी रहे हैं, 30 साल तक वो यूनियन मिनिस्टर रहे हैं। बाबू जगजीवन राम के जन्म दिवस को 5 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं समता दिवस के रूप में। नेक्स्ट उसके बाद है भाई, तो इसमें सारे डेज आपको बता दिए। व्हेन इज सेलिब्रेटेड रिसेंटली बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महावीर स्वामी? महावीर स्वामी की अभी एनिवर्सरी मनाई गई 10 अप्रैल, जानते रहिए 10 अप्रैल कौन सी इनकी मनाई गई? तो 2623वीं जन्म जयंती मनाई गई महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर थे, और वास्तविक संस्थापक इसके माने जाते थे, ठीक है। तो 24वें ये थे जैन धर्म, ठीक। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, बर्थ एनिवर्सरी 10 अप्रैल को, रिमेंबर रखिएगा। कौन सी? 2623वीं 2623rd बर्थ एनिवर्सरी अभी। तो बहुत ज्यादा जैन धर्म आप जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के ही बहुत महान फॉलो करने वाले थे, जो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर के उन्होंने शल्लेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। तो बहुत ही कठिन धर्म है जैन धर्म, जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, हु इज द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया? भारत के रजिस्ट्रार जनरल कौन है? तो इसमें पहला है दादी रतन मोहनी, नायब सिंह सैनी, जस्टिस अरुण पल्ली, एम के नारायण। तो राइट आंसर इसका है एम के नारायण। पहले देख लेते हैं, इसमें जो नाम था दादी रतन मोहनी, ये चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारीज, जो अभी गुजर गई 100 साल की उम्र में, ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर थी। उन्होंने प्रमोट किया पीस एंड वैल्यूज को पूरे दुनिया में, वर्ल्ड वाइड। और उसके बाद थे नायब सिंह सैनी, जो कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर। इन्होंने भी डिक्लेयर किया है कि अब हमारे यहाँ पुलिस में अग्निवीर को 20% रिजर्वेशन दिया जाएगा, इसलिए न्यूज में रहा है। और उसके बाद है जस्टिस अरुण पल्ली, ये अपॉइंट किए गए हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इसको रिमेंबर। और श्री
मृत्युंजय कुमार नारायण भारत के वर्तमान में आरजीआई एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है। तो आरजीआई का क्या काम होता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, जो स्थापित किया गया था 1949 में, कम्स अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। और ये पॉपुलेशन जो 10 साल बाद हमारे जनगणना की जाती है उनको यही करवाते हैं। हाउसिंग एंड पॉपुलेशन सेंसस किया जाता है। और सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS यानी अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स एक्ट 1969। देखिए हमारे यहाँ जो होता है RBD एक्ट 1969 के तहत 21 दिन के अंदर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है और ये यही करवाया जाता है। तो अभी इसने कुछ अस्पतालों को वार्निंग दिया है कि आप लोग जन्म और मृत्यु का पंजीकरण जरूर करवाएं ताकि देश में पता लगे कि हाँ कितने मृत्यु हो रही है, कितने पंजीकरण, कितने डेथ हो रही है, कितने बर्थ हो रही है। इस बात को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखिए जनगणना होनी थी 2021 में, नहीं हुई, अभी होगी उसकी। तो हर 10 साल बाद ये जनगणना करवाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी करवाते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और NPR भी इनके द्वारा किया जाता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, मदर टंग सर्वे करवाया जाता है। और अगर कोई पूछे कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कितने दिनों के अंदर अनिवार्य है, तो 21 दिन के बाद। जानते रहिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि बर्थ और जन्म का रजिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्यों की होती है, इसको जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। एक आध दो न्यूज़ और हैं आपको जो बता दे रहे हैं, थोड़ा सा जो जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे देखिए अभी मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम जो थी, उसने अपने 10वीं वर्षगांठ मनाया है। 8 अप्रैल 2015 को ये लॉन्च की गई थी, 10वीं वर्षगांठ 2025 में मनाया है मुद्रा योजना। तो मुद्रा योजना के तहत 4 श्रेणी में लोन दिए जाते हैं। एक होता है शिशु लोन, जिसमें 50,000 तक देते हैं। किशोर लोन 50,000 से 5 लाख रुपए तक। तरुण लोन 5 लाख से 10 लाख रुपए तक। और तरुण प्लस लोन 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का लोन। तरुण प्लस लोन की घोषणा वित्त वर्ष 2024-25 जुलाई बजट में की गई थी। इसको याद रखिए क्योंकि मई 2024 में तो इलेक्शन हुआ था हमारी 18वीं लोकसभा का, और उसके बाद जब जुलाई में बजट पेश किया गया तब तरुण प्लस लोन की घोषणा की गई थी वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा। स्काईमेट मौसम पर नजर रखने वाली एक प्राइवेट कंपनी, इसने कहा कि इस बार भारत का मानसून अच्छा रहेगा। इसको भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिले में है स्थित, इसको भी जानते रहे, न्यूज में है भाई। और उसके बाद है, नेक्स्ट है एक आपका RBI कहता है। ये RBI का व्हाट्सएप चैनल है। किस लिए चलाया इसने? टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल सेफ्टी एंड फ्रॉड प्रिवेंशन, इंश्योरिंग वाइडर आउटरीच एंड रियल टाइम अपडेट्स को रोकने के लिए इसने RBI कहता है ये व्हाट्सएप चैनल उसने चलाया है। सीमा अग्रवाल अपॉइंटेड एज DGP यानी डायरेक्टर ऑफ फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज, सक्सेसिंग आभास कुमार के स्थान पर ये आई है सीमा अग्रवाल। और GI टैक्स जो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, पहली बार दार्जिलिंग टी को दिया गया था 2004 में, याद रखिएगा। हाईएस्ट GI टैक्स उत्तर प्रदेश में 77 है, उसके बाद तमिलनाडु में है। और अभी पश्चिम बंगाल को 7 न्यू प्रोडक्ट्स को वहां पर GI टैग दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी आप रिमेंबर रखिएगा। और GI टैग की जो रजिस्ट्री का HQ है वो चेन्नई में है। नोडल मिनिस्ट्री द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ठीक है। ये हो गया इसमें भाई, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानते रहिएगा। तो ये था पूरे वीक का सुपर कलेक्शन। मैंने कोशिश किया है बहुत सारी चीजें इसमें बताने की, आप इतने को ही सुनिए, गुनिए और खूब अच्छे से चिंतन एवं मनन करिए। और RK सिंपल क्लासेस को लाइक एंड शेयर करिए। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर बंद करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक गुड बाय, कीप स्माइलिंग एंड कीप रीडिंग। थैंक यू वेरी मच।